हेलो प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप सबसे एडवाइस बुक जो दिया गया क्लास 8 के लिए। चलिए, और मैं बता देता हूँ पहले ही वर्ष 2024-25 के लिए रहेगा। तो चलिए, ये जो हमें दिया गया है सभी अध्यायों का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, और इसमें से आज देखेंगे पाठ नंबर 5 मानव संसाधन, जो कि इसको हम लोग भूगोल कहते हैं। इसके अंतर्गत मानव संसाधन ये लास्ट अध्याय है। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर संपूर्ण हल बताया जाएगा, ये पीडीएफ बनाया गया है। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? दोस्तों, यहाँ पर कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन का है गंगा और यमुना, नर्मदा और ताप्ती, गंगा और ब्रह्मपुत्र, व्यास और सतलज। तो ऑप्शन नंबर एक गंगा और यमुना हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही। आइए अब देखिए, दूसरा प्रश्न फिर पूछा गया था कि देश के अंदर एवं प्यारे मित्रों का है कि बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं की खोज में जा रहे हैं। आखिरकार ये कहाँ लोग जा रहे हैं? तो शहरी क्षेत्र की ओर, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, महासागरीय क्षेत्रों की ओर, या फिर पर्वतीय क्षेत्रों की ओर? तो ये दोस्तों ना, शहरी क्षेत्रों की ओर लोग जा रहे हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए। ठीक है, आइए। क्या जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करती? आखिरकार क्या जनसंख्या पिरामिड जो है, तो क्या कितने पुरुष और स्त्रियां, रोजगार योग, कौशल की योग्यता, कितने लोग शिक्षित और अशिक्षित, और आय का स्तर? तो ये हो जाए दोस्तों मेरा रोजगार योग, कौशल की योग्यता। ये जो तो जनसंख्या पिरामिड से पता नहीं चल पाता है। आइए, प्रश्न 4 में फिर देखिए पूछा है कि लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। आखिरकार क्या कारण है? तो यहाँ पर इस समय 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी में आपको टिक लगाइएगा। ठीक है, यानी यह क्षेत्र खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। मतलब यहाँ पर रहने में दोस्तों बहुत अधिक सुविधा होता है, पहाड़ी और पठारी इलाका से। चलिए, तो ए नंबर में टिक लगाइएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 5। तो यहाँ पर पूछा गया हमसे कि किसी देश, हाँ अब सही है, किसी देश की अधिक अधिक जनसंख्या का उस देश के विकास पर प्रभाव नहीं होगा। क्या प्रभाव नहीं होगा? यहाँ पर क्या रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं, प्रति व्यक्ति आय कम होगी, संसाधनों की अधिकाधिक उपयोग होगा, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। तो ही होगा, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। ठीक है, यह प्रभाव नहीं। डी नंबर बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे रिक्त स्थान वाला प्रश्न। सही सही शब्द भाई, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, इसी से आपको भरना है। इसे आप क्या मरुस्थल, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। ये जो आप देखें यहाँ पर मरुस्थल दिया था, ठीक है। मरुस्थल में जनसंख्या यहाँ पर भरना है विरल पाई जाती है। विरल का मतलब दोस्तों कम मात्रा में वहां पर पाया जाता है। जापान में ओ ओसाका, और भारत में यहाँ पर भरना है मुंबई घने बसे क्षेत्र है। ठीक है, मुंबई में दोस्तों मतलब काफी लोग रहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होना यहाँ पर भरना आपको जनसंख्या वृद्धि है। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि क्या कहलाती है? जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। जनसंख्या पिरामिड। अभी एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर। ये सभी खाली स्थान आप अच्छी तरह से भर लीजिएगा। तो आइए अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में फिर पूछा गया था हमसे, ये जो कहा गया दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? कौशल का मतलब होता है प्यारे मित्रों की, जैसे कि आपका अगर उम्र 18 वर्ष है ना, तो जवानों को वो योजना मतलब काम करने के लिए, सिखाने के लिए यह योजना लागू किया गया था। तो इसके बारे में लिखना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को
2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अजक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग यहाँ पर होगा, ठीक है, रोजगार यहाँ पे योग दिया है, रोजगार योग कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है, ठीक है, इसके बारे में ये आप लिखिएगा। तो आइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 में फिर पूछा है कि भारत भारत की जो संख्या है ना, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो लिखना है कि भारत की जो जनसंख्या दोस्तों का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी इसका कहने का अर्थ है प्यारे दोस्तों, अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबा, अगर 1 किलोमीटर लंबा, अगर 1 किलोमीटर चौड़ा है ना, तो उसमें से 382 लोग रहते हैं। यह जनसंख्या भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व है। ठीक है, आपको पता चल गया ना इसका मतलब क्या होता है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो लिखना है कि आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो बसे क्षेत्र है, काफी यहाँ पर मतलब जनसंख्या होती है। आइए अब यहाँ पर कहा है कि जनसंख्या संगठन की विशेषता लिखिए। जनसंख्या संगठन जो इसका क्या विशेषता है। तो लिखना है कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या की रचना को दर्शाता है, यह पहला वाक्य। फिर दूसरा वाक्य में लिखना है कि जनसंख्या संगठन हमें यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने प्रशिक्षित और वे किसी प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, स्वास्थ्य दशाएं कैसी है, ये सब हमको पता चलता है जनसंख्या संगठन से। चलिए प्रश्न 11 में फिर पूछा गया है प्यारे मित्रों का है जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है। तो इसके बारे में लिखना है आप सबको कि जीवन प्रत्याशा से आशय है कि हमने अभी तक जो जिंदगी यहाँ पर जी ली है, ठीक है, यहाँ पर जिंदगी जी होगा, यहाँ पर जी ली है और अब कितनी जिंदगी बची है उसका औसत जीवन प्रत्याशा कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका औसत जीवन प्रत्याशा की गणना के लिए शिशु के जन्म के बाद 5 वर्ष न गिनकर आगे के वर्षों को गिनते हैं, जिसमें हमें शिशुओं की मृत्यु दर का आकलन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप लिखिएगा अच्छी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। तो आइए प्यारे मित्रों अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। पूछा गया इसमें कि विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीपीय में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, लिखिए। विश्व की कुल जनसंख्या में से लिखना कि विश्व की कुल जनसंख्या में से एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक का मतलब उसको काफी लोग जो होता है ना, एशिया में ही निवास करते। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन है, भारत है, बांग्लादेश है और तथा पाकिस्तान। ये सब हमारा एशिया के अंतर्गत ही आता है। आइए प्रश्न क्रमांक 13 में फिर देखिए पूछा गया था कि प्रवास और यह अप्रवासी में उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। इसका अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले प्रवास के बारे में लिखना है कि किसी क्षेत्र विशेष में लोग के आने जाने को प्रवास कहते हैं, किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को। और यहाँ पर कहा अप्रवासी, तो अप्रवासी उन्हें कहा जाता है जो नए देश में आते हैं, जो क्या दोस्तों नए देश में आते हैं। और यहाँ पे फिर कहा उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों ये तीनों शब्द क्या है। ठीक है, चलिए
प्रश्न क्रमांक 14 में फिर कहा है उत्प्रवासी क्या होता है, ये तो आपको जो देश को छोड़ते हैं उससे क्या कहते हैं, उत्प्रवासी। क्या कहते हैं, उत्प्रवासी, जो देश को छोड़ते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित, तो यहाँ पर लिखना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला भौगोलिक कारक हो जाएगा। और भौगोलिक कारक भौगोलिक कारक जो होता है इसके अंतर्गत ये पहला आपको लिखना स्थलाकृति आता है, मृदा आता है, ये तीसरा पॉइंट में लिखना, ये तीसरा पॉइंट है। जल, ये चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा खनिज। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट में आप सबको लिखना है प्यारे मित्रों कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, और आर्थिक कारक, ये लिखना सिर्फ आर्थिक कारक है, इतना ही आपको लिखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं, तो यहाँ पर क्या युवा, युवा जो वो किस प्रकार राष्ट्र का भविष्य होते हैं। युवा जो होता है दोस्तों, युवा, तो लिखना है कि राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवाओं की सक्रिय भूमिका होती है। युवाओं को राष्ट्र की आवाज माना जाता है। युवा राष्ट्र के लिए कच्चे माल या संसाधन की तरह होते हैं। कुशल, कुशल, उसके बाद फिर यहाँ पर बताया गया एक में कुशल, उत्साही, आशीर्वाद और सकारात्मक दृष्टि से जैसे युवा ही किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्राप्त करने के लिए आपसे ही शिक्षित किया जाना चाहिए। इसके बारे में प्यारे मित्रों इसके बारे में दोस्तों ये आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 15 था, ये देखिए 16 देखिए, तो यहाँ पर आपके बुक में इस प्रकार से जनसंख्या विलियन में यह देशों का नाम दिया गया है। आपके बुक में अच्छी तरह से दिखाई देता है क्लियर। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऊपर दिए गए आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सबसे कम आबादी वाले देशों का सही समूह कौन सा है। तो ये हो जाए दोस्तों में जापान और रूस, सबसे कम आबादी होता है यहाँ पर। अधिक आबादी वाले देशों में भारत का क्रम कौन सा है। तो ये है दोस्तों में दूसरा, और लेकिन ये दूसरा है, लेकिन दोस्तों अगर अभी जो 2024 का न्यू डाटा जो आया है ना, तो इसमें से बताया गया कि नंबर 1 में भारत आता है, 2 नंबर में हमारा चीन आता है। 2024 का जो डाटा है दोस्तों, उसमें 1 नंबर में भारत है, 2 नंबर में चीन आता है। लेकिन ये पुराने बुक के हिसाब से तो यहाँ पर आपको दूसरा ही लिखना है, क्योंकि वो आपको इसके हिसाब से नहीं आंसर देना है, इसीलिए दूसरा आपको लगाना है। ये दोस्तों मैं आपको थोड़ा क्या तो विस्तार में समझा देता हूँ। सिर्फ आंसर लिखना ही बड़ी बात नहीं होती, उसे समझना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए मैं बहुत जगह आपको समझा देता हूँ ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना रहे, और अधिक से अधिक मेरा प्रयास होता है कि आपको वहीं पर अधिक कराया जाए। अब कहा है कि 200 मिलियन से अधिक घनी आबादी वाले देशों का समूह कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं, भारत, चीन, ब्राजील और इंडोनेशिया, यह जो है दोस्तों 200 मिलियन से अधिक घनी आबादी वाले देशों का समूह है। तो प्यारे मित्रों, इस अध्याय का संपूर्ण उत्तर मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे ये सभी समाप्त हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक लास्ट बार में कि सामाजिक विज्ञान जो है ना, न्यू बुक जो 2024-25 वाला जो नई बुक है सामाजिक विज्ञान क्लास 8 का, इसका संपूर्ण, चाहे ये सिविक्स हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा या फिर हिस्ट्री, पूरा मैं बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं अगर आपको कोई अध्याय छूट गया है तो। धन्यवाद।